झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो को दी चेतावनी, कहा सुधर जाइए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं, नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ी चेतावनी देकर कहा है कि अक्सर ये बातें सुनने में आ रही है कि बीडीओ कार्यालय में आम लोगों की बातें सुनी नहीं जाती हैं। वहां जाने पर किसानों को तरह तरह का हिल्ला हवाला दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है, सभी लोग सुधर जाइए, ईमानदारी से काम करिए, नहीं तो यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में सिकटिया में सिंचाई परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही हम आपके कार्यालय आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। झारखंड बंटवारे के बाद पिछले 20 सालों में जो काम नहीं हुआ उसे तेजी से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने किया 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें 5 राज्यों में होने वाले मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तिथि का ऐलान किया। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। इसके लिए 7 नवंबर और 17 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे, वहीं तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। साथ ही राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी राज्यों में नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। बता दें कि 5 राज्यों में कुल 679 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। झारखंड के कोल्हान के वन क्षेत्र में नक्सलियों ने प्रवेश पर लगाई रोक। झारखंड के कोल्हान वन इलाकों में वाहनों के प्रवेश पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रोक लगा दी है। ये रोक प्रशासन की ओर से नहीं बल्कि नक्सली संगठन की ओर से लगाई गई है। मीडिया की खबरों को माने तो इसको लेकर नक्सलियों ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया है। नक्सलियों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई इस फरमान के खिलाफ वन इलाके में गाड़ी लेकर आता है तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। नक्सली संगठन ने ये आदेश भी जारी कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस या अर्धसैनिक बलों की मदद करता है या कोई इनके लिए सामान जैसे खाद्य पदार्थ और दूसरी चीज़ों की ढुलाई का काम करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये फरमान नक्सलियों की साउथ जोनल कमेटी के प्रवक्ता अशोक उर्फ मोनी की ओर से जारी किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट में इस दिन होगी सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 17 अक्टूबर को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि आदित्यपुर से जुड़े इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है। अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर का दिन तय किया है। बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला 2014 के चुनावी समय का है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक सभा को संबोधित करने आदित्यपुर गए थे, यहीं उन पर यह मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई सिंहभूम के व्यवहार न्यायालय में चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से मुकदमे को रद्द करने और सुनवाई पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। झारखंड में 863 पदों के लिए 20 अक्टूबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने 9 अक्टूबर को झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी टाइपिंग संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 20 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 19 नवंबर तक है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी 22 नवंबर तक एग्ज़ाम फीस जमा कर सकते हैं। 27 नवंबर से 29 नवंबर तक अपने आवेदन पत्र में जरूरी संशोधन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से झारखंड सरकार के तहत विभिन्न विभागों में लोअर डिवीज़न क्लर्क, क्लर्क सह कार्यालय सहायक, लेखा क्लर्क, आशु लिपिक और अन्य पदों के लिए 863 रिक्तियों को भरा जाना है।
उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। एग्जाम फीस 100 रुपये है। SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा फीस 50 रुपये है। अनुसूचित जाति के छात्रों की परेशानी होगी कम, स्कूल फीस से मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विद्यालयों के अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के बेहतर भविष्य बनाने के लिए श्रेष्ठ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के विद्यालय छोड़ने की दर में कमी और समान शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकेगा। मीडिया की खबरों को माने तो यह उम्मीद की जा रही है कि इस योजना के तहत कक्षा 9 और कक्षा 11 में नामांकन के लिए चयन किया जाएगा। योजना में लड़कों और लड़कियों को उनके माता पिता की वार्षिक आय के आधार पर चुना जाएगा, जिसमें उनकी इनकम 2.5 लाख तक होने पर लगभग 3,000 अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर सालाना चुना जाएगा, जो इस योजना का फ़ायदा उठा सकेंगे। बता दें कि इस मोड के तहत मेधावी छात्रों को CBSE और राज्य बोर्डों के चयनित निजी विद्यालयों में नामांकन मिलेगा। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में अब खेल खेल में पढ़ेंगे बच्चे। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालय और 41 अन्य विद्यालयों में खेल खेल में बच्चे पढ़ाई करेंगे। इसको लेकर झारखंड के 80 और अन्य 41 विद्यालयों में इस योजना को लागू करने की तैयारी चल रही है। इससे बच्चों के अंदर सोशल इमोशनल लर्निंग के तहत जीवन कौशल डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। मीडिया की खबरों को माने तो बच्चों के लिए प्रतिदिन 45 मिनट की एक घंटी होगी। हालांकि इसे हर विषय की पढ़ाई के साथ बीच में 10 मिनट के कार्यक्रम के जरिए बच्चों को तनाव मुक्त किया जा सकता है। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है हर्ष जोहार पाठ्यचर्या। नाम की तरह ही बच्चों को खुश रखते हुए पढ़ाई करने का योजना तैयार किया गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की योजना है कि पढ़ाई को लेकर बच्चे टेंशन फ्री रहें और खेल खेल में अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। इसको लेकर शिक्षा विभाग तैयारी में जुट गया है। देश में शुरू हुई पहली 6G लैब। इंटरनेट के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगभग 1 साल का ही समय गुजरा जब देश में 5G को लॉन्च किया गया था। देश के हर कोने में तेजी से टेलीकॉम कंपनियां 5G की सर्विस को पहुंचा रही हैं। 5G के बाद अब भारत ने 6G की भी तैयारी शुरू कर दी है। टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारत ने अपनी पहले 6G लैब को शुरू कर दिया है। देश की पहले 6G लैब को नोकिया ने बेंगलुरु में शुरू किया है। इस लैब का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। बता दें कि फिनलैंड की कंपनी नोकिया द्वारा शुरू की गई 6G लैब का उद्देश्य भारत में 6G टेक्नोलॉजी के बेसिक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी को तैयार करना है। माना जा रहा है कि यह नोकिया की यह 6G लैब ग्लोबल स्टैंडर्ड को सपोर्ट करेगी। इस लैब को शुरू करने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने सभी भारतीय की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। भारत को इनोवेशन का हब बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रमुख विजन है और इसके लिए ज़रूरी है कि नई नई टेक्नोलॉजी का विकास भारत में ही हो और 6G लैब की शुरुआत इस तरफ एक प्रमुख कदम है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी किसानों को 500 करोड़ की सौगात। झारखंड के देवघर और जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के किसानों को दिवाली के त्यौहार से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दोनों जिलों के किसानों को 500 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने देवघर के सिकटिया में मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इस योजना से लगभग 90 गांवों को फायदा होगा। इस योजना से देवघर और जामताड़ा जिले दोनों का फायदा होगा। लगभग 3 साल में 500 करोड़ की लागत से इस योजना का काम पूरा होगा। दिवाली पर्व से पहले मुख्यमंत्री की इस बड़ी तोहफा से किसानों का फायदा होगा। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र और पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड का 70% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पूर्व की सरकार ने इतने लोगों को नज़रअंदाज कैसे कर दिया।
झारखंड के अंदर 1200-1500 मिलीमीटर बारिश होती है, अनेकों डैम बने हुए हैं, लेकिन हमारा किसान आज भी बारिश के भरोसे पर है। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि पूर्व की सरकारों ने किसानों को खत्म करने का षड्यंत्र बनाया था। देश में कोरोना के सक्रिय मामले हैं 364। भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में कमी आई है। 9 अक्टूबर 2023 को एक्टिव मामलों की संख्या 364 के आसपास बनी हुई है। 8 अक्टूबर 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो देश में एक्टिव मामलों की संख्या 369 थी, जबकि 7 अक्टूबर 2023 को इनकी संख्या 361 दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो पिछले 24 घंटों में 38 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 43 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत की खबर नहीं है। भारत में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,32,034 रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले 8 अक्टूबर को 43 नए मामले सामने आए थे, जबकि 7 अक्टूबर को 42 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल में सबसे ज़्यादा मामले एक्टिव हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9.93 करोड़ पर पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,21,714 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में कोरोना के 15,353 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 139 लोगों की मौत हुई है। भारत में महाराष्ट्र में 101 मामले एक्टिव हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में सक्रिय मामलों की संख्या 83 हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 62, कर्नाटक में 13, केरल में 30, दिल्ली में 18 और गुजरात में 12 मामले एक्टिव हैं।